Okay, so in this chapter we have to see the atomic structure in detail. ठीक है, जैसे कि आपको अपने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में बोर्स एटॉमिक मॉडल देखा था, बट दैट वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम. वी हैव टू सी इट फॉर अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन आल्सो. मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिनको बोलते हैं, उनके बारे में भी हमको बोर्स का एटॉमिक मॉडल अप्लाई करना है. और इस इवन इससे भी आगे जाके न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमको इसमें देखना है. न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, जैसे वो तो ओवरऑल ब्रॉड सेंस में तुमको ऑलरेडी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये पार्टिकल्स रहते हैं. और उसमें भी पता है कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट है उसका, जैसे कि उसका रेडियस या उसका स्टेबिलिटी, इसका भी बहुत सारा पार्ट आपने आप ऑलरेडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर आपका है उसके अंदर ऑलरेडी कवर किया है. मतलब ये चैप्टर जस्ट लाइक एक रिवीजन ही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आधा पार्ट तो आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा है और बचा हुआ जो पार्ट है वो आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ऑलरेडी देखा है 11th में ही, केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. सो अभी लेकिन उसमें भी क्या है ना कि थोड़े थोड़े पार्ट हमको देखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इस चैप्टर को देखना है. जब तुमने केमिस्ट्री में ये चैप्टर देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसको थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखा था, क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स और आगे चल के जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट और आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उतना डिटेल में हमको यहाँ पे इसमें नहीं जाना है. बल्कि हमको इसको थोड़ा फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एटम के जो इनर्जीज लेवल्स और इनर्जीज के बारे में हमको ज्यादा इसमें डिस्कशन करना है, और स्पेक्ट्रम के बारे में हमको उसका डिस्कशन करना है. चलिए ठीक है, सो फिर लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज अबाउट द एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटम का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो वो एक्चुअली डाल्टन ने किया. जिस तुमको ऑलरेडी पता है कि डाल्टन हैव पुट फॉरवर्ड फर्स्ट थ्योरी फॉर एटम, एंड ही हैज सेड दैट एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट. ठीक है, तो एलिमेंट का जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, मतलब अगर एलिमेंट्स को, किसी भी एलिमेंट को अगर हम सपोज टुकड़े टुकड़े करते जाए और उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा जो रहेगा उसको हम बोलेंगे एटम, जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको एटम कहा जाता है. ठीक है, और उसने ये भी कहा कि कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स मिलके बनते हैं, तो कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल. okay, and molecules are formed due to combination of atoms. okay, तो atoms के combination की वजह से molecules बनते हैं. and any chemical reaction contains only rearrangement or displacement of atoms. मतलब atoms का combination या breaking, atom का breaking मतलब atom का detachment, या that is the chemical reaction that is involved in the chemical reaction. So the Dalton's atomic theory was the first theory to predict about atoms. ठीक है, atoms के बारे में बात करने वाला सबसे पहला theory था डाल्टन का, that is called as the Dalton's atomic theory. But as already we all of you know that Dalton's atomic theory has some limitations. What are the some limitations of Dalton atomic theory? तो सबसे पहली बात कि एटम, उसने जो बोला कि एटम कैनॉट बी डिवाइडेड और एटम इज द इंडिविजिबल पार्ट, that is the later on that was proved to be wrong, because atom was found to contain the subatomic particles like electrons, neutrons, protons. इसका मतलब atom can be divided, atom contains these particles, that means atom के भी अंदर हम जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि atom मतलब एक बंद बॉल है जिसके अंदर ही झांक ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं. atom is a, later on it was proved that atom contains negatively charged electrons and positively charged protons and neutral neutrons. So that's why the first point is wrong. ठीक है, और इसके आगे भी जाके जो Dalton's atomic theory cannot explain the more complicated phenomena about the atoms. तो एटम का स्पेक्ट्रम जो होता है या फाइन लाइन स्पेक्ट्रम, ये सब आगे की जो चीजें हैं जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती है, वो Dalton's atomic theory एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल नहीं है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस Dalton's atomic theory has to be improved. आगे चल के Dalton's atomic theory को एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिला जब थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके जिसके बेसिस पे उसने प्रपोज किया.
तो थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसको बोला जाता है, जिसके अंदर उसने एक कैथोड रे ट्यूब लिया, जो एक 25 सेंटीमीटर लंबा ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब इस तरह से था, और उसमें एक पॉइंट पे उसने एनोड रखा और एक पॉइंट पे कैथोड। ये सपोज यहाँ पे कैथोड है, विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल सपोज ऑफ अ बैटरी, high voltage battery, and a positive terminal of the battery is connected to the anode like this, which was perforated like this. Perforated means there was a hole in it. So whenever this experiment was done, and he observed that some negatively charged particles just get extracted or just get emitted from this cathode. Okay, ये कैथोड में से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये इमिट होते हैं, ये दिखाई दिया उसको, और उनकी वजह से वहाँ यहाँ पे एक फ्लोरोसेंस स्पॉट या एक स्पॉट मिलता है इस फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर, और जिससे वो पता चलता है। और इनका जो प्रॉपर्टीज जब उसने देखा तो पता चला कि दीज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। स्टार्टिंग में तो उसको कैथोड रेज बोला गया था, बट बाद में चल के जे थॉमसन ने इन कैथोड रे पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशियो ढूंढ के निकाला। चार्ज टू मास रेशियो देखो ठीक से, चार्ज टू मास ये रेशियो उसने ढूंढ के निकाला, और ये पता किया कि ये चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कौन से भी मटेरियल का कैथोड अगर बनाया जाए तो भी वो सेम ही रहता है। दैट मीन्स द पार्टिकल्स विच आर इमिटेड फ्रॉम दिस कैथोड will remain constant, will remain same even if we change the cathode। मतलब अगर हम कैथोड चेंज कर देंगे, कैथोड मतलब गोल्ड का बना हुआ है, उसके बदले अगर हमने सिल्वर का बना दिया तभी भी वही पार्टिकल्स उसमें से निकल रहे हैं, या गोल्ड के बदले अगर हमने आयरन यूज किया तभी भी वही पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, कॉपर यूज किया तभी भी वही पार्टिकल्स निकलते हैं। दैट मीन्स दीज पार्टिकल्स whose cubium ratio is found measured here by the cathode ray particles here was found to be unique। That means he proposed that these particles which have this cubium ratio which he has measured are just the fundamental particles of the nature itself। They are present in every material, every element। ठीक है, तो ये उसने सामने रखा, और इन पार्टिकल्स को ही बाद में चल के इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसको ही बोलते हैं। कैथोड रे पार्टिकल्स माना ही इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। अभी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड में से क्या इमिट होगा? इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और हमको ऑलरेडी अभी ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एवरी एटम, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एवरी एटम और एवरी सब्सटेंस इन द नेचर। दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द नेचर। तो वो सबसे पहली बार जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूव किया था, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है ना, तो दिस वाज द रीजन। एंड इवन उससे भी आगे जाके मिलिकन जो एक साइंटिस्ट था, उसने इंडिविजुअली एटम इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज भी मेजर करके दिखाया। ठीक है ना, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर उसने ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज मेजर करके दिखाया, और एंड दैट चार्ज कम्स आउट टू बी 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, as we already know that is called as a electronic charge। Okay, and these particles which constitute this cathode ray beam are named as electrons thereafter। And then Thomson was able to predict the Thomson's atomic model। उसने एक Thomson atomic model propose किया, जिसके अंदर उसने ये assume किया कि atom is just like a sea in which the पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट परमिटिंग एनीवेयर। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है, इट इज जस्ट लाइक अ वाटर विच इज फ्लोइंग हियर एंड देयर, बट देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच आर जस्ट इनबिल्ट इन इट, जस्ट लाइक अ सीड्स आर देयर इन द pumpkin। That's why it's also called as a plum pudding model। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर उसने ये अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स विच आर लाइक दिस, दे आर इनबिल्ट हियर, और यहाँ पे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पिरोए हुए हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर उधर किधर भी फ्लो हो सकता है, पूरे एटम के अंदर किधर भी ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो सकता है, ये उसने अज्यूम किया। एंड दिस वाज द फर्स्ट सेकंड मॉडल विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एटम। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए ये सेकंड मॉडल वहां पे सामने आया, जो कि बाद में चल के देखा गया कि रुदरफोर्ड्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया, रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर ये इस मॉडल के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स
या लिमिटेशंस नजर आए, ठीक है ना, जिसके चलते ये एटॉमिक मॉडल फिर से फेल हो गया। और बाद में चल के रुदरफोर्ड ने एक सेपरेट एटॉमिक मॉडल सामने रखा, ठीक है ना, जिसको प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट का भी हमको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखना है। बोले ऑलरेडी आपको पता है ऑलरेडी कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था, वो एक्सपेरिमेंट उसका नाम है रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर उसका नाम कुछ अलग दिया है, ठीक है ना, जो दैट इज माइकल मासडेस एक्सपेरिमेंट। सो दैट एक्सपेरिमेंट वाज समथिंग लाइक दिस, इन विच ही टेकन अ गोल्ड फॉइल लाइक दिस। एक गोल्ड फॉइल उसने लिया और उस गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। और अभी गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस है वो इतना कम था जो उसके अंदर सिर्फ एक या दो ही एटम के लेयर्स आ सके, ठीक है। और उतना कम थिन गोल्ड फॉइल हम इतना थिन जो गोल्ड फॉइल जो है वो हम गोल्ड का ही बना सकते हैं, बिकॉज गोल्ड इज द मेटल विच इज मेलिएबल, ठीक है ना, मेलिएबल। जो सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी रहने वाला जो मेटल है वो गोल्ड है, इसलिए उसको हम बहुत बहुत थिन जो है उसका जो थिकनेस है वो माइक्रोमीटर्स के रेंज में होगा, ठीक है ना। ऐसा हम एक छोटा थिकनेस वाला एक गोल्ड फॉइल तैयार कर सकते हैं। और उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए, तो ये देखो, ये सपोज अल्फा पार्टिकल्स हमने यहाँ पे बम्बार्ड किए, तो अभी सोचने की बात है क्या ऑब्जर्वेशन क्या था उसके सामने। अगर सामने इस तरफ जब उसने ये डिटेक्टर लगाया और जब देखा कि अलग अलग डायरेक्शंस में कितने अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो ये देखा गया कि ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स आर गेटिंग पेनिट्रेटेड, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। ओके, वही तो उसको एक्सपेक्टेड था। अगर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल अगर करेक्ट है, इफ सपोज दिस एटम व्हेन enlarged contains the electrons which are inbuilt here, and positive charge is just like a sea or water which is anywhere, तो इस तरह से which is flowing anywhere। तो ऐसा अगर है तो उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना छोटा होता है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। अगर अंदाजा लिया जाए तो ऑलमोस्ट 4000 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का मास बड़ा होता है, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज mass of electron is almost about 9.31 into 10 raised to minus 31 kilogram, imagine। and if we see the mass of proton का मास अगर हम देखेंगे ठीक से तो वो पता चलता है it is 1.67 into 10 raised to minus 28 kilogram। now see, so इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अगर रेशियो हम निकालते हैं, this is the mass of electron and this is the mass of proton। if we just take the ratio of mp to me, then we come to know it is going to be, देखो mp ऊपर रख देंगे और ये me अगर नीचे रख देंगे तो 10⁴ या ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, 2000 के आसपास आ जाता है। if we just calculate it, then we come to know it will be 1836 और something around it like that। so 1800 तो पकड़ लो, या 1700 या 1800 के आसपास पकड़ लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो है 1800 गुना ज्यादा होता है। ये सोचो अभी ठीक से, ठीक है। और इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, mp is going to be 1836 टाइम्स ऑफ me। me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और अगर अल्फा पार्टिकल की बात करते हो, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हुआ करते हैं। अभी सोचो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स मतलब 4 हो गए टोटल, है कि नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के जितना ही होता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का मास वी कैन कॉल इट एज m अल्फा। एक अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। अभी सोचो ऑलरेडी एक प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1800 गुना ज्यादा है, ओके। और एक प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा अल्फा पार्टिकल का मास है। अभी ये सोचो अगर ये ऐसा अल्फा पार्टिकल अगर हमने इस तरफ अगर फायर किया और इस गोल्ड फॉइल में से अगर वो पेनिट्रेट करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाएगा ना। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो इतना हल्का है उसके सामने जो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर उसका मास, क्योंकि 4000 टाइम्स कम है उसका मास, उससे भी ज्यादा कम है कि नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के मास के 1000 टाइम्स ज्यादा मास प्रोटॉन का होता है।
और एक प्रोटॉन के 4 टाइम्स मास अल्फा पार्टिकल का होता है। और अभी ऐसा अल्फा पार्टिकल अगर हमने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अगर डाल दिया तो इस एटम के अंदर कोई नहीं है इस अल्फा पार्टिकल को रोकने वाला। ओके, दैट मीन्स व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन if Thomson's atomic model would be correct, then all these alpha particles would have been passed through this gold foil. Okay, अगर थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल करेक्ट होता तो हमको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे पेनेट्रेट होके यहाँ पे हमको मिलते हैं बिल्कुल और सीधा स्ट्रेट लाइन में। ओके, लेकिन जो रिजल्ट्स मिले इस एक्सपेरिमेंट के वो थोड़ा सरप्राइजिंग थे। ठीक है, वो इसमें से ये पता चला कि ऑलमोस्ट 80% अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग ऑलमोस्ट थ्रू। ठीक है, ये 80% अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ यहाँ से पास हो सकते हैं, बाकी 20% में से सम परसेंटेज मतलब एक ऑलमोस्ट 9% और 10% अल्फा पार्टिकल्स जस्ट बेंड थ्रू एक्यूट एंगल्स। सोचो, some alpha particles just get bent through acute angles like this, and उससे भी कम मतलब ऑलमोस्ट एक 4 to 5% अल्फा पार्टिकल्स जस्ट गेट बेंड थ्रू ऑब्ट्यूस एंगल्स। मतलब थोड़ा ये मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे तो उस डायरेक्शन के साथ एक ऑब्ट्यूस एंगल करके वो रिटर्न आते हैं, रिटर्न आने के डायरेक्शन में आ जाते हैं। एंड वेरी फ्यू मींस ऑलमोस्ट about 2% or 3% alpha particles just rebound, ठीक है ना, along the same line and get deviated through 180 degree। सोचो, अभी 180 डिग्री से अगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स अगर डेविएट होते हैं तो इन अल्फा पार्टिकल्स को वापस भेजने वाला कौन है एटॉम के अंदर? इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भले प्रोटॉन्स इसके अंदर है, लेकिन अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल अगर करेक्ट होता तो एक प्रोटॉन भी तो एक अल्फा पार्टिकल से छोटा है, तो एक प्रोटॉन जो है वो एक अल्फा पार्टिकल को वापस कैसे भेज सकता है? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे अगर मान लो कि हमने बुलेट जो है लिया, एक बंदूक लिया, ठीक है, और बंदूक में से हमने बुलेट फायर किया और वो बुलेट सीधा जाके किसी मच्छर के साथ टकराया और बुलेट वापस आ गया। इज इट पॉसिबल? नेवर, नेवर, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि बुलेट का जो मास है वो एक मॉस्किटो के मास से बहुत ज्यादा होता है, और जब बुलेट मॉस्किटो के साथ टकराएगा तो वो बुलेट उस मॉस्किटो को भी आगे लेके जाएगा, ना कि बुलेट वापस आएगा। तो अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है तो इसका मतलब जरूर इस एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा मास वाला कोई तो भी होना चाहिए। ये सबसे पहली बात यहाँ पे सामने आई। ठीक है, रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में से यही बात हमको पता चली कि एटम कंटेन्स समथिंग और सम मासिव रीजन विच कैन सेंड अल्फा पार्टिकल बैक। 1% क्यों ना हो, अल्फा पार्टिकल वापस तो आ रहे हैं ना। वो अल्फा पार्टिकल जो वापस आ रहे हैं वो किसने वापस भेजे? तो जरूर कोई तो भी एटम के अंदर बहुत ज्यादा कंडेंस मास वाला कुछ तो भी होना चाहिए, जो अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा मास वाला होना चाहिए, तब जाके अल्फा पार्टिकल वापस आ सकता है। सो इसी बेसिस पे ये जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया, and then Rutherford put forward his own atomic model called as the planetary atomic model, in which he assumed that all this positive charge जो थॉमसन ने डिस्ट्रीब्यूटेड अज्यूम किया था, तो वो पॉजिटिव चार्ज रुदरफोर्ड ने क्या किया, सेंटर में प्रेजेंट होता है, ऐसे अज्यूम किया। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड दिस न्यूक्लियस, ये उसने अज्यूम किया। ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल इज एक्चुअली कॉल्ड एज, अभी इसमें चलो हमको ये पता है ऑलरेडी कि फर्स्ट शेल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द s orbital, and then the second shell contains 8 electrons and like this. So ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स वो तो कुछ मास के है ही नहीं, उनका कुछ मास कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, वो घूमते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। लेकिन मेन जो रीजन है यहाँ पे, मेन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर में कलेक्टेड है, तब जाके ये हम देख सकते हैं कि अभी गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 56, सॉरी एटॉमिक मास नंबर। तो अगर हम देखेंगे ठीक से तो एटॉमिक मास नंबर 56 है। अभी ये 56 एटॉमिक मास नंबर वाला जो एटम है, इसका मतलब इसके अंदर 56 इतने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। अभी ये 56 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर इकट्ठा करो तो इस अल्फा पार्टिकल के से भी ज्यादा हो गए कि नहीं?
क्योंकि अल्फा पार्टिकल में तो सिर्फ 4 ही है, वहां पे 56 है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता है। भले 1% क्यों ना हो, 1% भी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स वापस आते हैं, क्योंकि उसके अंदर जरूर ये जो 56 प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स कंटेन करने वाला न्यूक्लियस वहां पे बैठा है सेंटर में। तो ये बात सामने आई, और उसकी बेसिस पे रुदरफोर्ड ने ये सामने रखा कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट रिवॉल्विंग in a circular orbit around the nucleus, and the whole positive charge is contained in the nucleus, and the whole mass of atom is also contained in nucleus। ये उसने अज्यूम किया, और इसको इसीलिए इसको प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस सिस्टम हैज अ रिसेम्बलेंस विद द प्लैनेटरी सिस्टम, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। ठीक है ना, जैसे हम जानते हैं कि सन इज एट द सेंटर and all the planets are just revolving around it in circular orbits. So in the same way here, the atom nucleus is present at the center, and all these electrons are just revolving around it in the circular orbits. But again there are some drawbacks in this theory also। देखो ठीक से, अभी इस थ्योरी के अंदर क्या ड्रॉबैक्स आ गए, तो ये हम देख सकते हैं कि अगर सबसे पहली बात ये हो गई कि अगर ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, इस तरह से, and suppose number of electrons are just revolving in the circular orbits like this, okay, then we can see clearly that अगर ऐसा है तो इसमें एक बात समझो इसमें ठीक से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर घूम रहा है, तो घूमना मतलब क्या, एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे इस तरफ होगा, जब वो यहाँ पे आएगा तो इस तरफ होगा, जब यहाँ पे आएगा तो इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा, और उसकी वजह से उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ओके, सो सच एन एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी, और ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही देखा है कि कोई भी चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अभी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करता ही है, नो डाउट, बट व्हेन इट मूव्स it produces a magnetic field also, and whenever the charge oscillates or circulates, it always produces a oscillating magnetic field and electric field, and this oscillating magnetic and electric field is also called as electromagnetic waves, because this oscillating magnetic and electric field travels in the space with the speed of 3 into 10 to 8 meter per second. That we call it as a electromagnetic waves. That means every circulating charge must emit electromagnetic waves, okay, and if this electron will start emitting the electromagnetic waves continuously, then its own energy will go on decreasing, and if its own energy goes on decreasing, then in that case this electron will just go on revolving in a spiral path and just fall on the nucleus after some time, okay। अगर ऐसा हुआ कि ये समझो प्रोटॉन न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमने लग गया, जैसे वो टर्न होगा, तो टर्न होना मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, और अगर वो एक्सेलरेट हुआ तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा, वापस टर्न हुआ, वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा, वापस टर्न हुआ तो वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा। तो जब तक वो टर्न होता रहेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता रहेगा, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट कर रहा है मतलब एनर्जी इमिट कर रहा है, अगर एनर्जी इमिट कर दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, एंड व्हेन इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज इट विल गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, ओके। सो न्यूक्लियस के द्वारा वो और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते रहेगा, एंड कंटिन्यूअसली इट विल गो ऑन चेंजिंग इट्स रेडियस, एंड it will just go on moving more and more closer to the nucleus, and at some point it will just fall on the nucleus because it will lose its whole energy which it has। तो उसका जब पूरा का पूरा एनर्जी वो इमिट कर देगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, तो उस केस में उसके पास एनर्जी नहीं बचेगा, और अगर एनर्जी नहीं बचेगा तो मतलब उसने काइनेटिक एनर्जी पूरा खो दिया, तो वो रेस्ट में आ जाएगा, एंड इफ इट कम्स टू रेस्ट देन दैट विल जस्ट फॉल ऑन द न्यूक्लियस, एंड इन दैट केस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विल बी अनस्टेबल कंसेप्ट। तो इसका मतलब वो एटम रहेगा ही नहीं, वो एक जस्ट न्यूक्लियस ही रहेगा, न्यूक्लियस ही बन जाएगा वो, और न्यूक्लियस के अंदर भी फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा,
वो न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि जितने एटम्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस पे कूद गए तो उस केस में फिर वो न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रल बन जाएगा. सो वी कैन नो लॉन्गर हैव द एटम, वी कैन हैव द न्यूक्लियस ओनली, एंड दैट इज आल्सो न्यूट्रल. So it's of no use. This is one of the important drawbacks in the Rutherford's atomic model. Okay. Second drawback. See, अगर ऐसा होता भी है तो फिर क्या होगा कि देखो एक बात समझो इसमें ठीक से, कि अगर मान लो कि कोई भी जो हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट को, ये सपोज एक सैंपल है, इस एलिमेंट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, ये हीट किया, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नो डाउट. एंड व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन इट हैज मोर एनर्जी, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एनर्जी, देन द इलेक्ट्रॉन्स गेट इनटू द एक्साइटेड स्टेट. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपर लेवल में जंप करते हैं, और जब वो वापस आते हैं उनके अपने लेवल पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करते हैं, और उसको ही हम लाइट बोलते हैं. लाइट या हीट उसमें से हमको मिलता है. these are also called as radiations, जिसके बारे में हमने थर्मल या थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के चैप्टर के अंदर बात की थी. अब ये रेडिएशंस जो है, तो वो अगर हम सपोज किसी प्रिज्म में से अगर पास करते हैं, प्रिज्म में से, तो सामने हमको इस स्क्रीन पे कुछ कलर्स दिखते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज द स्क्रीन विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस प्रिज्म हियर, देन वी कैन फाइंड सम कलर्स, डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड हियर, just like red, yellow, in the same way as we get a rainbow in the sky. तुमने देखा होगा रेनबो जो हमको दिखता है, तो उसका भी वही कंसेप्ट है. जस्ट लाइक प्रिज्म में से जब हम लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स और डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स, वी कैन से. सो इन द सेम वे, whenever some hot object or hot metal, heated metal is kept in front of a prism, then the radiations emitted by this metal just pass through this prism, and the different wavelengths are sent into different directions. तो अलग अलग वेवलेंथ के जो रेज है वो अलग अलग डायरेक्शंस में सेंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ये स्पेक्ट्रम मिलता है. इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. अभी इस स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम देखेंगे ठीक से, तो एलिमेंट से बना हुआ जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर हमेशा शार्प लाइंस हमको मिलते हैं. ठीक है, जैसे अगर सपोज कॉपर है, तो कॉपर की वजह से जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसके अंदर एक रेड कलर का लाइन होगा, दूसरा एक ग्रीन कलर का लाइन होगा, और सपोज येलो कलर का लाइन होगा. ठीक है, या ऐसे सपोज. ठीक है, तो इस तरह से हमको ये मिलते हैं. तीन या चार कलर जितने भी मिल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और पर्टिकुलर स्पेसिंग से हमको मिलते हैं. चलो ठीक है, ये कॉपर के बदले अगर हमने दूसरा कुछ एलिमेंट अगर यूज किया, मान लो गोल्ड यूज किया, ठीक है, तो जब हम गोल्ड को हीट करेंगे और उसमें से निकलने वाले जो रेज है उनको जब प्रिज्म में से पास करेंगे, लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लाइट भी उसमें हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द रेडिएशंस विच आर इनविजिबल, जो हमको दिखते नहीं है. तो व्हेन दीज रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म, they get refracted, and on the other hand on the screen we can get different wavelengths separated here. सपोज यहाँ पे हमको अलग अलग वेवलेंथ्स मिलते हैं, जिसमें से सपोज कि एक ब्लू है, एक फिर वापस इंडिगो है, या यहाँ पे क्योंकि उसके भी अलग अलग शेड्स होते हैं कि नहीं, तो उसमें अगर मान लो कि एक है, कोई भी ऐसे कर सकते हो. तो जो अलग अलग कलर्स यहाँ पे हमको मिलेंगे, तो वो कलर्स एक्चुअली इस एलिमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. एक्चुअली ये एलिमेंट जो है, वो एलिमेंट ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है, तो वो स्पेक्ट्रम और इस एलिमेंट के बीच में बहुत डीप कनेक्शन होता है. सेम वैसे ही जैसे हर एक इंसान का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है. ठीक है ना, अगर सपोज हम किसी पेपर पे अगर हमारा फिंगरप्रिंट अगर निकालते हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स किसी भी दो इंसान के कभी मैच नहीं हो सकते, बराबर. सेम वही बात यहाँ पे भी है कि कॉपर का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो इट इज जस्ट लाइक इट्स फिंगरप्रिंट. गोल्ड का जो स्पेक्ट्रम बनेगा इट इज जस्ट लाइक इट्स फिंगरप्रिंट. ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स के फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं हो सकते हैं. मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर सेम कलर्स, सेम स्पेसिंग के साथ, सेम ऑर्डर में कभी नहीं मिलेंगे. अगर इसमें रेड, येलो, ग्रीन मिल रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जरूर. एक तो भी कलर अलग होगा, या ऑर्डर अलग होगा, या तो स्पेसिंग अलग होगा. दैट मीन्स
every element has its own spectrum which consists of lines, sharp lines, ठीक है ना, which means that the whenever this metal is heated, it emits the wavelength of selected colors. मतलब अभी इसमें जो है रेड का एक ही लाइन हमको दिखाई देगा, ठीक है, एक ही शेड दिखाई देगा, बाकी रेड के जो बाकी और जो शेड्स है वो कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक शेड हमको मिल गया, उसके बाद डायरेक्ट येलो का एक कोई तो भी दूसरा शेड मिलेगा, उसके साथ येलो का जो फ्लुएंट येलो या डार्क येलो ऐसा नहीं मिलने वाला, या ग्रीन का भी एक हमको लाइन पर्टिकुलर मिल गया, वो लाइन ही हमको हमेशा मिलेगा। अगर कॉपर को हीट करते हैं तो उस कलर का वेवलेंथ या उस कलर मतलब चलो ठीक है लाइट नहीं है वो, बट उस पर्टिकुलर लाइन का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ फिक्स्ड होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हम समझ सकते हैं, और इसी की वजह से देखा जाता है कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन स्पेक्ट्रम, बट द $1 million क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाई द एलिमेंट इमिट्स द स्पेक्ट्रम व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ लाइंस ओनली। लाइंस ही क्यों मिलते हैं हमको इसमें से? क्यों ऐसा नहीं होता कि रेड के जो है अलग अलग शेड्स हमको मिलते हैं, जैसा कि रेड धीरे 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 चेंज होते होते फिर येलो बन जाए, ऐसा नहीं होता है। या येलो भी जो है धीरे 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 चेंज होते 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 फिर ग्रीन बन जाए, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। सडनली दिस विल बी अ येलो कलर लाइन एंड देन आफ्टर सम डिस्टेंस देयर विल बी अ गैप, देयर विल बी अ डार्क रीजन हियर एंड देन अगेन देयर विल बी अ शार्प लाइन ऑफ ग्रीन कलर देयर, ओके। नो अदर शेड्स, राइट, ओके। तो ये बाकी कोई भी शेड्स नहीं मिलेंगे, एक ही शार्प लाइन हमको मिलेगा, ग्रीन माना ग्रीन, बस वही एक शेड हमको मिलेगा, जो कि जिसके आसपास के जो शेड्स है दैट दोस विल बी कंप्लीटली एब्सेंट, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बिकॉज अगर हमने ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है, तो वो तो किधर भी रह के घूम सकता है। अगर यहाँ पे रहता है तो यहाँ से जब वो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो किसी रेड कलर का वेवलेंथ इमिट करेगा। अगर वो थोड़ा अंदर होता, सपोज थोड़ा अंदर अगर घूमता था, तो उसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, सॉरी कम होना चाहिए था, तो उसकी वजह से वो उस समय जब वो इमिट करता वेवलेंथ, तो उसका रेड का दूसरा शेड हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर भी घूमने का मार्जिन है ना, यहाँ पे घूम सकता है, 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 कौन से भी डिस्टेंस पे रह के अगर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो हर डिस्टेंस के साथ रिलेटेड एक वेवलेंथ यहाँ पे फिक्स्ड है। तो अगर कोई भी डिस्टेंस पे अगर रह के अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हमको सारे के सारे शेड्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। वी वुड हैव गॉट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एलिमेंट, बट दिस नेवर हैपेंस, ये कभी नहीं होता है। और इवन अगर ऐसा भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ से अगर मूव कर रहा है, स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते अगर सपोज इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता है, ये भी अगर 2 मिनट के लिए मान लो, तो भी क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन था तो उस समय वो अलग वेवलेंथ के वेव्स इमिट करेगा, यहाँ पे जब आएगा तो अलग वेवलेंथ के वेव इमिट करेगा, क्योंकि उसका एनर्जी कम कम होते जा रहा है कि नहीं। तो हर इंस्टेंट पे वो अलग अलग वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी के वेव्स इमिट करेगा, जिसके चलते हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या अलग अलग वेवलेंथ हमको मिलने चाहिए, और अलग अलग कलर्स भी मिलने चाहिए, सारे के सारे कलर्स हमको मिलने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में घूम रहा है, तो इसका मतलब हमको स्पेक्ट्रम के अंदर सारे के सारे कलर्स दिखने चाहिए थे, बट दिस डजंट हैपन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आर जस्ट ऑपोजिट टू दैट, ठीक है। द ऑब्जर्वेशंस आर सिंपली दैट द इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट never contains continuous lines, but it contains sharp selected lines only, selected colors with selected order and selected uh, shades and spacing also। तो वो हमको मिलता है। ये जो है इसका रीजन जो है वो रुदरफोर्ड नहीं दे पाता, याद रखो ठीक से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द न्यू थियरी हैज born, that is called as the Bohr's atomic model, okay, which is not perfect। Bohr's atomic model भी perfect नहीं है। आगे चल के ये भी पता चला कि Bohr's atomic model के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स है। एक्चुअली Bohr's atomic model जो है, बोर ने वो पूरा हाइड्रोजन को सामने रख के बनाया था, हाइड्रोजन एटम के लिए ही वो सिर्फ एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक लिथियम आयन और बेरिलियम आयन, तो उसके लिए ही एप्लीकेबल है Bohr's atomic model, but it cannot be applied for the atoms which are
आफ्टर दैट लिथियम बेरिलियम के आगे जो आते हैं, या सॉरी हेलियम और लिथियम के आगे जो जाते हैं, या ऑक्सीजन के लिए या कार्बन के लिए या नियॉन के लिए, सोडियम के लिए, बिल्कुल नहीं. हाइड्रोजन एटम कैन नेवर बी अप्लाइड फॉर दोज हायर एलिमेंट्स विच हैव हायर एटॉमिक नंबर देन जस्ट 3. देखो 1, 2 एंड 3, तीन ही एटम्स के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड है, लागू है. ठीक है, लेकिन वो भी हमको पहले सीखना होगा, तब जाके हम ये समझ पाएंगे कि उसके अंदर क्या खामियां है या उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स है, जिसके चलते हमको नया थ्योरी लाना पड़ा. और क्योंकि नया जो थ्योरी आता है वो ओल्ड थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन करके ही हमको मिलता है, ऐसा कोई डायरेक्ट नया थ्योरी कभी नहीं आता है. तो इसलिए हमको ये बोर्स एटॉमिक मॉडल पहले पढ़ना होगा, जिसके अंदर सबसे पहला ड्रॉबैक मैंने ये बताया कि बोर्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम और स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स विच आर हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 3. ओके, ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6, 7, 8. इसने ज्यादा बड़े बड़े एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स है उनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ठीक है, ये पहली बात याद रखो. दूसरी बात, बोर्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर. फाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या है? अभी देखो, अगर सपोज इस कॉपर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, हीट किया और उसके बाद उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये सपोज नॉर्थ पोल और ये सपोज साउथ पोल. तो जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये जो रेड कलर का जो लाइन है दैट विल जस्ट गेट स्प्लिट अप इन 2 or 3 शेड्स. अभी देखो, ये जो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब जाके ये स्प्लिट अप होता है. ओके, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं तब तक हमको एक ही लाइन दिखेगा. बट एज सुन एज दिस कॉपर मटेरियल heated substance is kept inside the magnetic field, we can observe here that the red colored line or red colored band has been split up into 2 to 3 number of bands, shades around it. मतलब अलग अलग शेड्स हमको इसमें से मिलते हैं. इवन येलो कलर ऑल्सो और ग्रीन कलर ऑल्सो just get split up into fine lines, and it is a temporary effect. जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक वहां पे स्प्लिटिंग होगा. जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा दिया तो वहां पे वापस वो कंबाइन हो जाएंगे, एंड दैट विल बी सीन ऑब्जर्व्ड एज अ वन सिंगल लाइन ओनली, दैट इज ऑफ रेड कलर और येलो कलर और ग्रीन कलर जो भी है व्हाटएवर में भी. सो दिस फिनोमेना cannot be explained again on the basis of Bohr's atomic model. Bohr's atomic model cannot explain the fine structure. Fine structure मतलब क्या? Whenever the substance is or element is kept in a magnetic field, the splitting of these spectral lines into number of lines, sublines, सब स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं उसको, या फाइन स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं उसको. ठीक है, so such splitting cannot be explained on the basis of this Bohr's atomic model, and so these are the some drawbacks in Bohr's atomic model, जिसके चलते आगे चल के फिर हेजनबर्ग और स्क्रोडिंजर इन्होंने और आगे चल के एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया. और फाइनली मतलब अभी फिलहाल हम वेक्टर एटॉमिक मॉडल यूज करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी उसका जो बहुत सारा जो पार्ट है वो आपको 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के अंदर सिखाया गया है. ठीक है ना, जिसके अंदर ऑर्बिटल का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है. और ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट we can say. But whenever Heisenberg and Schrodinger developed the concept of orbital, it is just like a probability density around the nucleus. तो उसके चलते फिर आगे चल के हंट्स रूल और ऑफबाउ प्रिंसिपल या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड उसके बेसिस पे फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम जो देखते हो, दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ वेक्टर एटॉमिक मॉडल, which is the final atomic model which is accepted right now. Okay, तब तक हमको इस चैप्टर में तो इस उतना आगे तक नहीं जाना है. इस चैप्टर का जो स्कोप है वो सिर्फ बोर्स एटॉमिक मॉडल तक ही लिमिटेड है. ठीक है, सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर. Thank you.